हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए 22 मार्च का अपन पेपर देखते हैं क्या क्या पूछा गया। देखो, जो लड़कियां मुझे बता देती हैं, कुछ बहुत अच्छी लड़कियां होती हैं जो मतलब मैं व्हाट्सअप ऑन करती हूँ ना, तो वो लोग बेचारी पेपर दे के आती हैं, वो बता देती है मैम ये पूछा गया था और एग्जैक्ट क्वेश्चन बता देती हैं। इसलिए मैं फटाफट आपको लेके आती हूँ। तो सबसे पहले तो उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू कि वो मुझे बताती हैं। कुछ लोग होती हैं बहुत अच्छे, कुछ बहुत बेकार होती हैं, वो बताती ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि यार बता देंगे तो क्या पता क्या ही हो जाएगा और मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ, ऐसा भी किसी किसी के मन में होता है। लेकिन कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं। हमेशा अपनी चीज़ों को जितना आप आपके पास है ना, आप दूसरों को दोगे ना तो वो बढ़ेगा ही। आप अपने पास अंदर ही अंदर रखे रहोगे ना ज्ञान को, तो वो ज्ञान ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर आपने जो अभी सुपरवाइजर से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, बहुत ज़्यादा जानकारी आपको हो गई है, आपको न्यूट्रिशन से आप बहुत ज़्यादा जानकार हो गए होंगे, जो आप शायद आप पहले नहीं होते होगे, कि आपको नहीं पता होगा कि हमारे शरीर में क्या आंत होती है, क्या बड़ी आंत होती है ना, हमारे क्या पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है ना, पित्त क्या करते हैं, ये अब आपको जानकारी हो गई होगी। इसके अलावा कहाँ पे क्या विकास हुआ है, योजनाओं के आपको ज्ञान हो गया, कहाँ पे हमारे भारत में कौन सी योजना चल रही है, इनका ज्ञान हो गया होगा। तो कोई भी चीज़ होना ना होना ये तो लक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप थोड़े से अवेयर हो जाते हो, और जैसे ही आप अवेयर होते हैं ना, तो एकदम से स्मार्टनेस आ जाती है कि हाँ मैं मुझे भी कुछ आता है। नहीं तो एकदम डल से फुस्सू से बने बैठे रहते हो सबके सामने, अरे हमें तो कुछ आता ही नहीं है। आप लेकिन आप मतलब आर्ग्यूमेंट कर सकते हो किसी के साथ कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये आप बोल सकते हो। कुछ ना आने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा फुसड्डू सा बैठा रहता है सबके सामने, फिर वो वहीं उसका आत्मविश्वास क्या होता है ना, वहीं लो हो जाता है। और जहाँ आप पढ़ाई करते हो, कुछ आगे होते हो, तो आप एकदम आर्ग्यू करते हो कि हाँ ये वाली चीज़ सही होती है, ये गलत होती है। तो ये चीज़ें डिफरेंस ला देती हैं कि जो आपने पढ़ाई करी हो। आप सोचो आपने इतने समय से पढ़ाई छोड़ी और एकदम आपसे पढ़ाई करने लगे, तो अपने अंदर से भी एक स्मार्टनेस आ गई है ना। तो होना या ना होना वो अलग बात है, ज्ञान होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ज्ञान जब तक जहाँ से भी जितना ज्ञान मिलना चाहिए ले लेना चाहिए, उम्र सीखना चाहिए, जब तक कि मौत नहीं आ जाती है तब तक ज्ञान लेते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कल भी क्वेश्चन आया था B5 की कमी वाला, और आज भी आया है कि B5 की कमी से कौन से रोग होते हैं। देखो, B5 की कमी से ऐसा पर्टिकुलर मेन जो रोग होते हैं, सबसे पहले एक पैरों में जलन और एक पेट में जलन। पैरों में जलन और पेट का कोई बीमारी आ जाएगी, स्टोमक में एसिड बन जाते हैं, पैरों में जलन हो जाती है, ये सारी B5 की कमी से होता है। एवोकाडो वगैरह इसके लिए लेना चाहिए। देखो अब देखो, आज ये पूछ लिया गया विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग। हो सकता है आने वाले समय में B6 की कमी से होने वाला रोग पूछ लें, B3 की कमी से होने वाला रोग पूछ लें, B1 की कमी से रोग हो पूछ लें। DC का तो सबको याद ही रहता है, तो ये B पे ही पकड़े हैं वो लोग भी, व्यापम वाले भी, कि B1 की कमी से, B2 की कमी से, क्योंकि उनको पता है यही कठिन है। तो वो ये सोचते हैं कि ये वाला कठिन है, यही पूछो, लेकिन ये नहीं जानते कि आप लोग तो पहले ही ये सब तैयार करके बैठे हो। ठीक है। तो ये वाला ये कर लेना। हाँ, मैं एक है ना अभी थोड़ी देर बाद एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं ये ना क्योंकि सबसे ज़्यादा कम से कम 100 क्वेश्चन समथिंग पता है किससे पूछे जा रहे हैं, वैक्सीन, कुपोषण, पंचवर्षीय योजना और विटामिन। ये मतलब 4 ऐसे मेजर टॉपिक हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं योजना और अधिनियम से। योजनाओं में मंत्रालय कौन सा है, किस योजना में कितना बट का बंटवारा है, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है। योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है। योजना के उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगी। ये दोनों ही वीडियो आज रात तक आपको मिल जाएंगे। देखो, ये मैंने रिव्यू वाला भी जल्दी बना दिया है। 11-12 तक एक वीडियो मिल जाएगा और 3-4 तक दूसरा वीडियो। मतलब रात भर आपके लिए ही काम करने बैठी हूँ वीडियो लाने के लिए ना, तो आप लोग उसको पढ़ लेना जिनका भी कल परसों में एग्ज़ाम है। आज का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनको कौन अवशोषित करता है। तो देखो, उसमें ऑप्शन दिया था पानी, उसमें दिया था फाइबर, है ना, और ऐसे 1-2 ऑप्शन और दिए थे। उसमें साथ में था एक पित्त लवण, जिसको हम बाइल्स बोलते हैं, है ना। ये जो पित्त लवण होता है, ये वसा में घुलनशील विटामिन को अवशोषित करता है। ये एंटेरोसाइट्स इसलिए बोला है कि एंटेरोसाइट्स भी यही काम करते हैं। एंटेरोसाइट्स क्या होते हैं, हमारी छोटी आंत में पाए जाते हैं। ये भी सूक्ष्म पदार्थों को अवशोषित करने का, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि गर्भावस्था में ब्लड टेस्ट की जांच का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो ब्लड टेस्ट की जांच का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि सबसे पहले कि कहीं महिला को एनीमिया तो नहीं है। सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है, या तो वो ये ऑप्शन में देंगे एनीमिया, क्योंकि महिला में सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति एनीमिया की। एक किसी उसमें छत्तीसगढ़ के में पेपर हुआ था, मैं बार बार बोलती हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बहुत जितने क्वेश्चन करवाए मोस्टली आए हैं।
आज एक सर्पदंश वाला क्वेश्चन आ गया था जो मैंने कल ही परसों करवाया था प्राथमिक उपचार वाले में। इसके अलावा संचार की बाधा वाला भी आ रहा है, वो भी मैंने करवा चुकी हूँ। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो जो नई एक्स्ट्रा आ रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस से अकॉर्डिंग, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ रहे हैं, बट ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग वो ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप ऐसा होते तो आप क्या करते। कार्यकर्ता है, आपकी दो कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई हो गई, आप पर्यवेक्षक है तो उनको कैसे सुलझाओगे। अब अपन को तो यहाँ पे यही बोलेंगे ना, हम तो भैया भैया प्यार से सुलझाएंगे कि बैठ जाओ अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है बताओ, यही चीज़ होगी, यही आप अपने से बता पाओगे। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए जाते हैं मिले मिले जुले से, वही आपको आंसर देना रहता है। कुछ तो कॉमन रोज रोज ही कॉमन पूछ रहे हैं, ये लड़ाई वाला तो रोज ही कॉमन पूछ रहे हैं। अगर कोई महिला पर्यवेक्षक है, किस उसको फील्ड पर जाना है, अब वो दूसरा काम नहीं कर पा रही है, बच्चों को नहीं देख पा रही है या लिखित वर्क नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करेगी। तो यहाँ पे अगर कोई महिला किसी दूसरे जा रही है दूसरे काम पर, दूसरा काम नहीं कर पा रही है, तो उसको क्या करना है, अपना कार्य किसी को बांट देना है। जहाँ बांटोगे तो वहाँ मिलजुल कर काम होगा तो वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ब्लड टेस्ट का सबसे पहला उद्देश्य होता है एनीमिया की जांच करना, खून की कमी की जांच करना हो जाएगा सबसे मेन चीज़। सबसे इसके अलावा कुछ गुणसूत्रीय दोष होते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं, है ना, उनका पता लगाना, क्योंकि आनुवांशिक रोग भी बहुत सारे होते हैं लोगों में, तो कहीं माता के द्वारा कहीं बच्चे में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा उसका शुगर टेस्ट होना, शुगर टेस्ट भी होता है, ब्लड से ही टेस्ट होता है शुगर भी, क्योंकि हमारी जो शुगर होती है ना हमारे शरीर में, वो ब्लड में ही मतलब सॉल्यूबल रहती है, ब्लड में ही घुली हुई होती है, तो हम उसका टेस्ट भी ब्लड से ही करते हैं। तो गर्भवती महिला का जब हम शुगर टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट करते हैं, तो हम ये चीज़ें भी मेन जांचते हैं, क्योंकि गर्भवती महिला का हम देखते हैं कि हमारा जो बीपी होता है 120/80 होता है, लेकिन इनका थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, 130 से 140 होता है, और नीचे वाला जो होता है 90 होता है। तो इनका बीपी जब ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है तो शुगर बढ़ने के इनको चांसेस होते हैं, और अगर शुगर बढ़ गई तो गर्भवती महिला का जो बच्चा होता है वो ज़्यादा वजन का हो जाता है, और उससे नॉर्मल डिलीवरी होने में समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। एनीमिया की जांच करके फिर आयरन फॉलिक एसिड की दवाई दी जाती है। अब क्वेश्चन एक ये आया था कि अगर गर्भ में जुड़वा बच्चे हों तो क्या खतरा हो सकता है ना। तो जुड़वा बच्चे होते, सबसे पहले माँ अगर कंसीव नहीं कर पाई, नाजुक सी हुई माँ कंसीव नहीं कर पाई, तो गर्भपात हो सकता है। हाई बीपी, अभी तक पता चल जाता है कि मतलब हो रहा है कि मतलब अब अभी तो ये पता चल जाता है कि गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे हैं। पहले तो समय में तो पता भी नहीं चलता था, माताओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, है ना। तो गर्भपात हो जाता है, उससे हाई बीपी हो जाता है, मधुमेह जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर बच्चा गर्भ में होता है तो महिला को थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। अब जाहिर सी बात है ना, एक बच्चा गर्भ में हो, अब एक बच्चा 3 किलो का गर्भ में हो, वहीं 6 किलो का बच्चा हो जाए, तो उसको ज़्यादा पोषण की भी आवश्यकता होगी, और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब उसको जो परेशानी होती है, तो तनाव होता है, बच्चा का पैर वैर वगैरह वाली वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो ये एक और बात ध्यान रखो, ये सिद्धांत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक एक सिद्धांत रोज पूछा जा रहा है, तो आपको सिद्धांत बहुत अच्छे से कर लेने हैं। मैं सिद्धांत के लिए भी आप लोगों के लिए करवा दूंगी। जिन्होंने हमारा हम जीतेंगे बैच लिया होगा, जिन्होंने हमारा MCQ बैच लिया होगा, वहाँ बाल विकास के जितने भी सिद्धांत हैं उनको ट्रिक द्वारा याद करवाया है। इसके अलावा जितने भी सिद्धांत हैं उनकी वीडियो भी बहुत शानदार टेलीग्राम पर डली हुई है, उनके MCQ भी डले हुए हैं सिद्धांतों के, उनको अच्छे से कर लेना, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो भाषा विकास सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। इसके अलावा अगर चॉम्स्की ऑप्शन में नहीं आए तो स्किनर और वाइगोत्स्की ने भी ये सिद्धांत दिया था। ये देखो बलात्कार वाला आ गया, कल मैंने करवाई थी आपको IPC की धारा पूरी, जितनी भी IPC की धाराएं, दहेज लेने या देने में कौन सी धारा होती है IPC की, बलात्कार में कौन सी होती है, गर्भपात कराने के लिए कौन सी धारा होती है, छेड़छाड़ की कौन सी धारा होती है, ये उसी की में 375 जो होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार करता है तो उसको इस धारा के तहत दंड दिया जाता है। तो वो IPC वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं कमेंट बॉक्स में उसको पिन लाइन डाल दूंगी, या आप IPC की धारा महिलाएं आकांक्षा करके भी सर्च करोगे ना, तो कोई भी मेरी वीडियो सर्च करना है तो साथ में आकांक्षा लगा देना, मेरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, GK आकांक्षा GK लगा दोगे, GK आकांक्षा लगा दोगे, यूट्यूब समझ जाएगा कि आकांक्षा GK है मतलब GK विद आकांक्षा है। ठीक है, तो वो आपको बता देगा। इसके अलावा निरंकुश नेता के बारे में आया था। निरंकुश नेता क्या होता है? निरंकुश नेता एक इस प्रकार का नेता होता है जो दूसरों की सुनता ही नहीं है। जैसे कि पहले के राजा होते थे ना, और उदाहरण दूं, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो औरंगजेब,
वो क्या करता था, अपनी अपनी चलाता था, जनता की सुनता ही नहीं था, धर्म परिवर्तन कराता था। मतलब जो प्रजा है उसकी सुनना ही नहीं है, केवल अपनी अपनी चलाना है। ऐसे ही कहीं कहीं किसी संगठन में नेता होते हैं, वो केवल अपनी ही करते हैं कि मैं लीडर हूँ, मेरी ही बात चलेगी, जो नीचे उसके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी नहीं सुनना है। तो ऐसे नेता निरंकुश नेता होते हैं, और इनकी शैली बिल्कुल सीधी होती है, ऊपर से नीचे होती है, ठीक है। एक होती है लोकतांत्रिक नेता, होता है लोकतांत्रिक नेता, जैसे कि हमारे यहाँ भारत में सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में जो शासन चलता है, जैसे कि अभी मोहन यादव है, अगर वो कोई भी निर्णय लेंगे तो जनता से एक बार राय पूछी जाएगी, या हमारे ही द्वारा उनको चुना जाता है, खुद आनुवंशिक रूप से नहीं चुने जाते कि पैतृक तरीके से चुन लिए जाते हो। तो ये लोकतांत्रिक समाज होता है। एक सेवक शैली होती है नेता की, वो सेवा भाव से काम करता है नेता। और एक होती है अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप का मतलब होता है कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो दिखा है सो करो, हम कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, मतलब बिल्कुल बोलते हैं निष्क्रिय, निष्क्रिय शैली बोलते हैं। क्वेश्चन आता है ऐसा कि कौन सा नेतृत्व निष्क्रिय नेतृत्व कहलाता है, तो जो अहस्तक्षेप नेतृत्व, क्योंकि नेता बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता, बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही करेगा वो। अच्छा, आज बच्चे ने ये बताया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम अच्छे से कर लेना, मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पर। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 2 वीडियो बनाए हुए हैं मैंने। आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम आकांक्षा करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, देख लेना। इसके अलावा अगर आपने हमारी एप्लीकेशन पर गए हो, आपने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज़रूर रख लीजिएगा, जीके विद आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा को मत कीजिएगा, आकांक्षा शर्मा को कीजिएगा, क्योंकि जो आकांक्षा वाली है वो बहुत पुरानी एप्लीकेशन है और वो अभी ख़राब हो चुकी है। उसमें कुछ भी नहीं रहा, जो भी डाटा डाला है वो सब पुराना है, अभी कुछ काम का नहीं है। तो अभी जो आपका मेन जो है जीके विद आकांक्षा शर्मा कर लेना। वहाँ पर मैंने बहुत सारे एक फ्री पीडीएफ का फोल्डर है, वो फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर में जाकर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अलग अलग एग्ज़ाम के रिव्यू भी मिल जाएंगे, सुपरवाइज़र के जो अलग अलग दिन के। तो वो टॉपिक को आप मतलब कैप्चर करके, मतलब उस टॉपिक को पकड़ के आप है ना आगे के लिए अपनी तैयारी कर सकते हो कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। इसके अलावा अधिनियम की एक ई बुक डली हुई है वहाँ 70 रुपये की, उसमें करीब 2000 से ज़्यादा अधिनियम के क्वेश्चन कवर है। वहाँ पर ये सारे अधिनियम के एमसीक्यू हैं। और एक आपकी वहाँ पे विभागीय योजना की ई बुक डली हुई है, वो भी 70 रुपये की है। वहाँ से भी आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन से याद आया, अगर आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सपोज़ कीजिए आप एमपी आबकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है। ट्रिकी बैच है ये, बहुत शानदार तरीके से मैं तैयारी कराने वाली हूँ। इसमें एमपी जी के, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, पिछले परीक्षाओं के प्रश्न, ये सारा कुछ मैं कवर कराऊंगी। बहुत शानदार, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहाँ से आप करेंगे। इसकी फ़ीस मात्र 499 है। आरंभ के 50 लोगों को ही है, 20 से 25 स्टूडेंट हो चुके हैं। जो भी करना चाहता है एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको वहीं पर ये कोर्स मिल जाएगा, आप इसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ये, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज डले हुए थे, इसकी मतलब इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, 28 तारीख से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आपने पीसीएम किया हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किया हो, बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, माइक्रोबायोलॉजी से किया हो, एमएससी केमिस्ट्री से किया हो, एमएससी माइक्रो से किया हो, एमएससी बायोटेक से किया हो, कृषि से बीएससी किया हो, या आपने हॉर्टिकल्चर से बीएससी एमएससी कोई भी किया हो, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं, इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत शानदार मैं तैयारी कराने वाली हूँ। इसमें टोटल 15 यूनिट हैं। इसमें मैं आपको हस्तलिखित ई बुक दूंगी, रिकॉर्डेड ट्रिक की वीडियो दूंगी, संपूर्ण सिलेबस करवाऊंगी, टेस्ट लूंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू दूंगी। आरंभ के 100 स्टूडेंट को केवल 1999 है। उसके बाद इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। तो असुविधा से बचने के लिए, रेट से बचने के लिए पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। इसमें भी 60-65 लोग हो चुके हैं, बचे हुए लोग भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो जल्दी ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी में प्री में अधिकारी बनने का सोच रहे हो और आप एकदम से बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी के भी कुछ टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, हिंदी ग्रंथ अकेदमी के कुछ टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टडी करना चाहते हैं, तो आप हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का बैच ले सकते हैं। इस बैच का नाम ट्रिकी बैच के नाम से, क्योंकि हम कठिन से कठिन टॉपिक, ट्रिक हुई, धाराएं हुई, कोई भी फैक्ट हुए जो इम्पोर्टेंट है, किसी का नाम हुआ, मध्य प्रदेश के बहुत सारे किले हैं, जनजातियां हैं, उनके नृत्य वगैरह याद नहीं होते हैं, ये सब कुछ हम ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। इसके भी रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं। आरंभ के केवल 100 लोगों को इसका चार्ज 1999 है। उसके बाद इसका चार्ज जो है 4999 हो जाएगा। तो सारे लोग फटाफट इसको तीनों का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। एप्लीकेशन पर ही जाना है, जीके विद आकांक्षा शर्मा, और वहाँ पे आपको करा लेना है। एक और फैक्ट क्या पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना में कौन प्रधानमंत्री रहा।
तो इसमें जितनी भी पंचवर्षीय योजना है 1 से 12, हर पंचवर्षीय योजना के प्रधानमंत्री आपको याद कर लेना। तीन तीन योजनाओं में तो इंदिरा गांधी ही रही थी और 2 में वो रहे थे, जवाहरलाल नेहरू रहे थे। बाकी की आपको करना रहेगा। मैंने बताया मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये मैराथन कराऊंगी, तो उसमें मैं ये सब करवा दूंगी किस पंचवर्षीय योजना में कौन प्रधानमंत्री रहे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का आया था, अंडोत्सर्ग का काम करता है ये, ठीक है। कुपोषण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुपोषण आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। करीब 15-20 क्वेश्चन कुपोषण और टीकाकरण से ही पूछे जा रहे हैं। अनुपात प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज कुछ ब्याज से भी क्वेश्चन एक पूछा गया था। नीति आयोग के बारे में कल ही मैंने करीब 50 से ज़्यादा प्रश्न करवाए हैं नीति आयोग से, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, उसको अच्छे से कर लेना। योजना आयोग की जगह पे लाया गया है, एक सलाहकारी संस्था है और संविधानोत्तर संस्था इसको बोलते हैं। अनुच्छेद 21 आया था, जीवन जीने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21। जितने भी अधिनियम है वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाते हैं। दहेज अधिनियम हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हम 8 मार्च से अगर देखें, 8 मार्च से लगातार ये 7 और 8 मार्च से लगातार ये दहेज अधिनियम पूछा जा रहा है और अभी तक ख़त्म नहीं करे हैं वो। तो ये मतलब उनका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। कोई भी ऐसा टॉपिक जो महिलाओं से संबंधित है, उनसे जुड़ी परेशानी से संबंधित है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा दीनदयाल योजनाओं से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण योजना मिशन 2011-2013 में आई है। और इसके अलावा बाल अपराधी बच्चों के बारे में पूछा गया है कि जो बाल अपराधी बच्चे हैं उनको कहाँ रखा जाता है। तो बाल अपराधी बच्चे हैं होते हैं, उनको जो रखा जाता है संप्रेषण गृह में और विशेष गृह में रखा जाता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ये पूछा गया था। इसके अलावा मनरेगा में महिलाओं को कितना प्रतिशत दिया जाता है, ये पूछा गया था, 33% है। आईसीडीएस के बारे में मैंने मॉर्निंग में ही करीब 100 प्रश्न करवाए हैं, तो वो सारे इसमें ही उसी के अंतर्गत आते हैं। आयुष्मान भारत योजना 2018 में 5 लाख तक का कवरेज प्रदान करती है, विश्व की स्वास्थ्य परियोजनाओं में से एक है। आयुष्मान भारत योजना को अच्छे से पढ़ लेना, कार्यकर्ता को कैसे काम करना चाहिए इसके बारे में आता है। निमोनिया टिटनेस को बहुत अच्छे से कर लेना, निमोनिया हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। जो आपके फर्स्ट सिलेबस की सबसे लास्ट वाली जो लाइन है, फर्स्ट खंड की सिलेबस के फर्स्ट खंड की जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, उसमें जितनी भी बीमारियां हैं, निमोनिया, टीबी, खसरा, दस्त, उल्टी, डायरिया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। योजनाओं के मंत्रालय अच्छे से कर लेना। सूचना का अधिकार का कल ही वीडियो बनाया है, इसको भी अच्छे से पूरा पढ़ लेना। देखो आज एक क्वेश्चन पूछा है तो कल उसका दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, तो ज़रूर कर लेना। प्राथमिक उपचार में सर्पदंश में क्या करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो उस जगह को बहुत अच्छा बांध देना चाहिए। और सबसे मेन चीज़, जो जिसका भी सर्पदंश हुआ है, जिस भी व्यक्ति के साथ, उसको क्या है कि उसको सबसे पहले बहुत शांत रखना चाहिए, वो ना घबराए, क्योंकि वो घबरा गया तो कुछ तो डर के ही कारण मर गया बोलते हैं। तो है ना, सबसे पहले उसको ही सबसे पहले शांत रखना चाहिए, फिर उसको पट्टी बांधना चाहिए जहाँ पे खाए, ताकि जहर ऊपर ना चढ़े। उसके बाद डॉक्टर को ले जाना चाहिए, और जो इसकी दवाइयाँ होती हैं, एंटी विष दवाइयाँ जो होती हैं, वो इनको देना चाहिए। मैंने प्राथमिक उपचार का वीडियो आप लोगों को करवाया था, वो भी देख लेना। वहाँ से हर रोज़, कल आग वाला फफोले वाला पूछा था, आज ये पूछ लिया है ना, तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये पूछा था कि नवजात का ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है। तो देखो, जन्म के तुरंत बाद 50 से 100 mg होता है प्रति डेसीलीटर, और जैसे ही थोड़ा सा टाइम होता है 1 से 2 घंटे में 40 से 80 हो जाता है। तुरंत जैसे ही बच्चा होता है तब 50 से 100 होता है। गर्भवती का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 70 से 100 होना चाहिए, जो गर्भवती महिला है उसका। आयोडीन की कमी से बच्चों में रोग पूछे थे। उल्टी के बारे में पूछा था कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको वोमिटिंग होती है और आपको हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो पानी पीना चाहिए, जितना पानी हो सके पीना चाहिए। नींबू पानी पीना चाहिए, ग्लूकोज पीना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, चाय पीना चाहिए, पुदीना, ये सारी चीज़ पीना चाहिए। वहाँ पे ये था कि क्या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे एक ऑप्शन में था कि तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए। तो कभी भी, ये तो जाहिर सी बात है कि बढ़िया समोसे वमोसे खा के बस में बैठोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही। तो ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है, ठीक है। अब ये गर्भवती महिला का ग्लूकोज लेवल अलग अलग तिमाही में भी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। पहली तिमाही में 70 से 90, दूसरी में 70 से 100, और तीसरी में होता है 80 से 110। ठीक है, ये तीनों तिमाही का आंसर है। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला की श्वसन दर कितनी होती है। गर्भवती महिला की श्वसन दर कितनी होती है, अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। सारे लोग गूगल पे चेक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग कमेंट जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगी ताकि कल के लोगों के लिए उसका प्रॉफिट मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।